हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन के बारे में। कल हमने पढ़ा था पूर्व वैदिक काल के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा। वैदिक काल मतलब विद्वानों का काल, जिसमें हम लोगों ने ग्रंथों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारे 4 ग्रंथ हुआ करते थे। तो हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था, जो कि 1500 से 600 BC के आसपास था, और उसको 2 भागों में बांट के हमने पढ़ा, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इतिहास का क्रम थोड़ा उल्टा चलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता को, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता नहीं था, तब तक वैदिक काल सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती थी, पहली सभ्यता मानी जाती थी। लेकिन जब सिंधु घाटी का पता चला तो उसके बाद वैदिक काल दूसरे नंबर पर आ गई, और सिंधु घाटी सभ्यता भारत की विश्व की सबसे पहली सभ्यता मानी गई, भारत की। तो उसके बाद ये क्रम उल्टा चलता हुआ नज़र आएगा। पहले के लोग ज़्यादा अच्छे घरों में रहते थे, उनको ज़्यादा अच्छे से बनाने आता था, और उसके बाद धीरे धीरे वो बनाना ही भूल गए घर, और झोपड़ियों में रहने लगे। उसके बाद ये वैदिक सभ्यता का काल जो है, वो हम वेद वाला काल जानते हैं। तो वेद 4 थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना काल था, और सबसे ज़्यादा इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सामवेद संगीत का वेद था, और यजुर्वेद यज्ञ की विधियों का वेद था, और अथर्ववेद को जादू टोना और वशीकरण का वेद माना जाता था। तो उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, हमने पूर्व वैदिक काल के जीवन के बारे में पढ़ लिया है कि वहाँ पे किस तरह से लोग कबीलों में रहते थे, और सभा समिति होती थी। वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उपनयन संस्कार और पढ़ाई की उन्हें विद्या ग्रहण करने की छूट थी। और उसके बाद क्या होगा, उत्तर वैदिक काल में ये सारी स्थितियाँ घट जाएंगी, और स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आएंगी। लोहे का खोज हो जाएगा। लोहे का खोज होने से क्या होगा, कृषि में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होगी, और पशुपालन दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और कृषि पहले नंबर पे आएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा काल, उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 BC से 600 BC के आसपास था। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा महाजनपद। तो चलिए शुरू करते हैं। 1000 BC के आसपास लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। तो 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हो जाती है, और संपूर्ण व्यवस्था ही बदल जाती है। जो व्यवस्था थी वो पूरी की पूरी बदल जाती है, और अर्थव्यवस्था बदलता है। अर्थव्यवस्था बदलने से राजपाट में भी तेज़ी होती है, समाज बदल जाता है। राजा का जब सब कुछ बदलता है तो समाज बदल जाता है, और समाज बदलने से धार्मिक जो व्यवस्था थी उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था के बाद अर्थव्यवस्था पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है लोहे की खोज से। राजनीतिक जीवन, जन का आकार बड़ा हो गया, और यहाँ पे जो जन कबीलों में रहते थे उसका आकार बड़ा हो गया। भरत कुरु जनपद के रूप में जाना जाने लगा। राजा का महत्व बढ़ गया, शक्ति में वृद्धि हुई, पद वंशानुगत हो गया। यहाँ पे राजा का उत्तर पूर्व वैदिक काल में राजा का महत्व नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का महत्व बढ़ गया, और पद वंशानुगत हो गया। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, पद वंशानुगत हो गया, और सभा समिति का महत्व कम हो गया। और जहाँ हम देखेंगे पूर्व वैदिक काल में सभा और समिति का बहुत महत्व था, तो उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व घटता हुआ नजर आता है। रत्निन की संख्या, जहाँ पूर्व वैदिक काल में रत्निन की संख्या 4 थी, और अब रत्निन की संख्या बढ़ के 17 हो गई। कर व्यवस्था का विस्तार, स्वेच्छा से कर की जगह कर व्यवस्था में विस्तार हो गया। स्वेच्छा से, जहाँ पूर्व वैदिक काल में स्वेच्छा से कर दिया जाता था, तो उत्तर वैदिक काल में कर को अनिवार्य कर दिया गया। अब स्वेच्छा का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं रह गया, नियमित कर दिया गया।
सेना और न्याय पूर्णतः स्थायी नहीं, और सेना और न्याय इस टाइम पे भी पूर्णतः स्थायी हमें नहीं दिखेंगे। जैसे पूर्व वैदिक काल में सेना का स्थान स्थायी नहीं था, उसी तरह से सेना और न्याय पूर्णतः स्थायी नहीं थे उत्तर वैदिक काल में। तो ये हमारा राजनीतिक जीवन था उत्तर वैदिक काल का। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक जीवन। तो परिवार ग्राम और जन से मिलके बनता था, परिवार ग्राम और जन से समाज मिलके बनता था। अब वर्ण जन पर आधारित थी। पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था हमें देखने मिलेगी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, यहाँ पे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। पहले क्या होता था, जन्म के आधार पर कर्म के आधार पे जाति का निर्धारण होता था, और अब जिस जाति में जन्म हो रहा था वहाँ पे उस जाति में ही लोगों की गणना की जाने लगी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण व्यवस्था बनाए गए। गौधन एकत्र हो, गोत्र किसे कहते थे, जो गौधन को एकत्र करता था उसे गोत्र कहते थे। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है, और इसमें आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में हमें आश्रम व्यवस्था देखने को मिलेगी। आश्रम व्यवस्था 4 थी। ब्रह्मचर्य 0 से 25 साल, गृहस्थ 25 से 30 साल, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष। और गृहस्थ को सबसे ज़्यादा यहाँ पे श्रेष्ठ माना गया था, गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना गया था। गृहस्थ ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य की अवस्था मानी गई थी। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष गृहस्थावस्था थी, और वानप्रस्थ 50 से 75 वानप्रस्थ, और संन्यास था 75 से 100 वर्ष। तो ये 4 अवस्थाएं थी मनुष्य के लिए, और गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना गया था। स्त्री की स्थिति में गिरावट आती है। पूर्व वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगती है। समिति विद्या में भागीदारी नहीं, जहाँ पहले पूर्व वैदिक काल में स्त्रियां समिति और विद्या में भाग लेती थी, तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियां समिति और विद्या में भाग नहीं लेती थी। भाग लेना उनका बंद कर दिया गया। पर्दा प्रथा की शुरुआत होती है उत्तर वैदिक काल से। पूर्व वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों को उपनयन संस्कार और पढ़ाई की व्यवस्था छूट दी गई थी, तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों से सब कुछ छिनता हुआ नजर आया, और उसमें पर्दा प्रथा की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में होने लगी। स्त्रियों को पर्दा प्रथा को अपनाना पड़ा। मैत्री, गार्गी, कात्यायनी विदुषी महिलाएं थी, लेकिन इसके इतने होने के बाद भी यहाँ पे हमें विदुषी महिलाएं देखने को मिलती है, मैत्री, गार्गी, कात्यायनी। और हमने पिछले में पढ़ा था पूर्व वैदिक काल में लोपा, और ये सारी थी विदुषी महिलाएं, और यहाँ पे मैत्री, गार्गी, कात्यायनी विदुषी महिलाएं हमें देखने को मिलेंगी। पूर्व वैदिक काल में अपाला, घोषा, लोपा पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी, तो मैत्री, गार्गी, कात्यायनी उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं। दास प्रथा की व्यवस्था देखने को मिलती है। भोजन, मनोरंजन, ये सारी की व्यवस्था थी। विवाह में अनुलोम प्रतिलोम विधियां अपनाई जाती थी। विवाह अनुलोम प्रतिलोम विधियों द्वारा किया जाता था। तो ये था उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। अब देखेंगे हम लोग आर्थिक जीवन क्या था। प्रमुख व्यवसाय था कृषि। पूर्व वैदिक काल में जहाँ प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, तो उत्तर वैदिक काल में पशुपालन दूसरे नंबर पर आ गया और कृषि प्रथम नंबर पे आती है, क्योंकि इस वक्त पे लोहे की खोज हो गई थी और लोहे की खोज होने के कारण कृषि पहले स्थान पे आ गया। काठक संहिता में 24 हल वाले बैलों का वर्णन मिलता है, और काठक संहिता में 24 हल वाले बैलों का वर्णन मिलता है, जिससे पता चलता है कृषि प्रमुख व्यवसाय थी। दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। पूर्व वैदिक काल में पहला था पशुपालन, और उत्तर वैदिक काल में पशुपालन दूसरे नंबर पर आ गया। उद्योग एवं व्यापार का विकास हुआ, और उद्योग और व्यापार का विकास हुआ। विदेशी व्यापार का भी प्रमाण मिलता है, लेकिन सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि सिक्कों का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसमें भी विनिमय प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता होगा, सिक्के का प्रचलन नहीं। इस काल में आर्थिक प्रगति के कारण नगरीकरण प्रारंभ हुई, और लोहे की खोज से कृषि का विकास हुआ, अर्थव्यवस्था बढ़ी और नगरीकरण बढ़ने लगा। नगरीकरण का विकास होता है क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो नगरीकरण भी बढ़ता है, इसीलिए अर्थव्यवस्था के विकास से नगरीकरण की व्यवस्था प्रारंभ हुई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नगरीकरण में कौन कौन सी नदियाँ थी, और आधुनिक उन नदियों का नाम आधुनिक बदल के क्या हुआ। वितिस्ता, झेलम,
वितिस्ता नदी झेलम नदी के रूप में बदल गई, पुरुषनी रावी नदी, समुद्री को सतलज, अस्किनी को चिनाब, सदानीरा को गंडक, कुभा को काबुल, विशाया को व्यास और सरस्वती को घग्गर के नाम से जाना जाने लगा। तो ये नदियाँ हैं और नदियों का आधुनिक नाम ये हुआ। फिर हम लोग देखेंगे धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। यज्ञ कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया और उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड इतने होने लगे कि ये जो है पूरा का पूरा वातावरण ही दूषित हो गया और इसीलिए यहाँ पे इतना माहौल बिगड़ चुका था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आगमन होता है। हिंदू समाज में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आगमन होता है क्योंकि यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व बहुत बढ़ गया था और आम नागरिक का जीवन बहुत ही खराब स्थिति में पहुँच गया था। इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया, जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। यज्ञ कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय में संघर्ष होने लगे थे और इस टाइम तक जाते जाते आम लोग मंदिर में पूजा भी करने नहीं जा पाते थे, मतलब बहुत ख़राब स्थिति हो चुकी थी। इसलिए लोग जो है तंग आकर के बौद्ध धर्म और जैन धर्म को धीरे धीरे अपनाने लगते हैं। यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता थी। यज्ञ जो होता था उसमें कर्मकांड और बलि दी जाती थी। उपनिषद में इसकी निंदा की गई है, यज्ञ में बलि और कर्मकांड की निंदा की गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन थे। तो प्रजापति को सृजन देवता के नाम से जाना जाता है, विष्णु को पोषण एवं रक्षक के देवता, रुद्र को पशुओं के देवता, वरुण को जल देवता और पूषण को यज्ञों के देवता के नाम से जाना जाता है। और उत्तर वैदिक काल में यज्ञ हुआ करते थे। चलिए देखते हैं। राजसूय यज्ञ प्रतिष्ठा हेतु। राजसूय यज्ञ राजाओं के द्वारा कराया जाता था जो अपने राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करते थे। वाजपेय यज्ञ शांति प्रदर्शन, वाजपेय यज्ञ को शांति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। और अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में राजा लोग अपने घोड़े को छोड़ देते थे और जिस राज्य में उनका घोड़ा पहुंचता था वो राज्य पूरा का पूरा उनका माना जाता था। अगर कोई इसको स्वीकार नहीं करता था तो फिर युद्ध की स्थिति हो जाती थी और उस राज्य के राजा को जिसका घोड़ा वहां पहुंचा है उससे युद्ध करना होता था और अगर वो पराजित होता था तो फिर पूरा का पूरा राज्य अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा पहुंचा उसका हो जाता था। तो ये थी उत्तर वैदिक काल की सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन। और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो हमें याद रखना है कि लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ होता है, जिससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाती है और इतनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था बदलती है कि नगरीकरण होने लगता है। लेकिन फिर धीरे धीरे कर्मकांड और इतना ज़्यादा व्यापक असर होता है यहाँ पे कि लोगों की मानसिकता ही संकीर्ण हो जाती है और धीरे धीरे हिंदू रीति में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रादुर्भाव होने लगता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वीडियो आप लोग को 10 बजे कल पोस्ट हो जाएगा, तो आप लोग इसका अच्छे से नोट्स भी बना लीजिए क्योंकि हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूपीएससी बीपीएससी या एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, टीआरई, अगर आप टीचर्स से संबंधित टीआरईज़ की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में आता है। एनिशिएंट हिस्ट्री एसएससी में ज़्यादा आता है और बीपीएससी यूपीएससी में भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एसएससी में आता है। तो आप लोग इसका नोट्स बना के अच्छे से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। एंड आप लोग को अगर इसमें कोई कमी लगती है तो आप लोग कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।